हिंदी विषय के अंतर्गत उत्कर्ष विद्यालय के होनहार छात्र एवं छात्राओं का ऑनलाइन क्लास की शैक्षणिक मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं आभार। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे विद्यालय के होनहार विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करें, माता पिता के स्वप्न को साकार करते हुए एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार सतत देश के नागरिक बन करके अपने देश की सेवा कर सकें। आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार पढ़ाए गए। संधि का अध्ययन आपने किया। व्याकरण के अंतर्गत ही आज हम आपको एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा अध्याय पढ़ाने चल रहे हैं जो कक्षा 11 और 12 के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार है आपके शिक्षण बिंदु का। चलिए, आज का शिक्षण बिंदु है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। दूसरी भाषा में कहें, इसको कहते हैं समुच्चारित शब्दों में सूक्ष्म अंतर। चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं। देखें, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। परिभाषा देखें। परिभाषा उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले, समान उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले, उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले अथवा सूक्ष्म अंतर वाले वे शब्द, अथवा सूक्ष्म अंतर वाले वे शब्द जिनका अर्थ भिन्न होता है, जिनका अर्थ भिन्न होता है, शब्द युग्म कहे जाते हैं। शब्द युग्म कहे जाते हैं। शब्द युग्म कहे जाते हैं। इन्हें समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। देखें, आपको बताया गया ये एक आपका अध्याय है कक्षा 11 वाले में, जिसका नाम है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। उच्चारण की दृष्टि, उच्चारण का मतलब बोलने की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले अथवा सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म माने बहुत कम अंतर वाले, मतलब ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, अथवा सूक्ष्म अंतर वाले, बहुत कम अंतर वाले वे शब्द जिनका अर्थ भिन्न होता है,
उन्हें हम शब्द युग्म या समोच्चारित, समोच्चारित माने एक समान उच्चारण वाले भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उच्चारण समान होता है लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो क्या होते हैं भैया, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखें, इससे आप की जो शब्द शक्ति है, इसे आप वर्ड पावर कहते हैं, ऐसे अध्याय का अध्ययन करने से आपकी शब्द शक्ति बढ़ती है। आप देखें, आपने पिछली कक्षाओं में तत्सम तद्भव पढ़ा है, पर्यायवाची पढ़ा है, मुहावरा पढ़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा है। उन्हीं सभी चीज़ों पर आधारित ये आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर है। हम निश्चित रूप से आपको यह अपने बच्चों को सलाह देंगे कि इस अध्याय को, इस शिक्षण बिंदु को आप निश्चित रूप से बहुत ध्यान से कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप रटने पर कम, समझने पर अधिक बल दें। देखें, जैसे उदाहरण देखें आप, उदाहरण जैसे आपका है आली, और दूसरा है इसी में आली, 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 और आपका जैसे है दूसरा सुत, सूत, फिर तीसरा देखें कुल, 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 फिर देखें चौथा प्रसाद, प्रासाद। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप देखें ध्यान से, ध्यान देंगे भैया, ध्यान देंगे। जैसे अली और आली, अली और आली आप देख रहे हैं, अली और आली, आली माने होता है सखी, क्षमा करेंगे, अली माने सखी, अली माने होगा भ्रमर, भ्रमर, या जिसे आप भावना कहते हैं। अली माने क्या, भ्रमर, और दूसरा क्या है, अली माने सखी। अब आप जल्दी जल्दी में अली को आली लिख देते हैं, आली को अली लिख देते हैं। अब आप देखें, थोड़ी सी मात्रा की गलती आपके अध्ययन को बाधित कर देती है। आप देखें, अली और आली, स्वभावतः आप जहाँ आ की मात्रा नहीं, आ की मात्रा लगा लेते हैं, जहाँ छोटी ई की मात्रा वहाँ बड़ी ई की लगा लेते हैं। देखें आप कितनी भयंकर गलती कर रहे हैं। अली, आली, अली का मतलब होता है, होगा भ्रमर, भावरा जिसे आप कहते हैं। आली का मतलब क्या होता है, सखी। आली माने क्या होता है, सखी। और अगर आप देखें इसी तरह से सुत और सूत है। सुत माने क्या होता है, पुत्र। क्या होता है भैया, सुत माने पुत्र या बेटा। और इसी तरह से सूत माने होता है धागा, चाहे धागा कहें या रथ को हाँकने वाले को सारथी कहते हैं, या सारथी कहें, धागा या सारथी। अब आप देखें, सूत और सूत लिखा गया है, केवल ऊ के मात्रा का अंतर है। अगर आप छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका मतलब बेटा हो गया, और बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो उसका मतलब धागा या सारथी हो गया। अब आप स्वभावतः छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ, बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ लगा देते हैं। ऐसी गलती आप ना करें, नहीं व्याकरणात्मक लिहाज से आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला है कुल और कुल। कुल, कुल माने होता है वंश या होता है संपूर्ण। क्या होता है भैया, कुल माने वंश या
संपूर्ण। जैसे कहते हैं ना कि भैया जा रहे हो तो जितना है कुल सामान लेते आना, मतलब कुल लेते आना। या आप कहते सर इस कुल पढ़ाई उठाओ, आप अपनी भाषा में कहते हैं। तो कुल का मतलब क्या हो गया? और ये गुस्साते हैं कि भी कहते हैं पता नहीं तुम किस कुल में जन्म लिए हो। तो अब एक कुल माने कुल का मतलब वंश भी हो गया और कुल का मतलब संपूर्ण हुआ। आगे है कुल। कुल अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में इसको कहते हैं तट और क्या कहते हैं किनारा। तो कुल माने तट या किनारा। अब आप कुल और कुल देख रहे हैं तो कुल माने वंश या संपूर्ण हो गया, कुल माने तट या किनारा हो गया। अब उसके पश्चात प्रसाद और प्रासाद है। प्रसाद आपका जो है यह कृपा या भोग है और प्रासाद माने होता है महल। प्रसाद या प्रसाद, प्रासाद दैनिक बोलचाल की भाषा में ही गांव में पूजा पाठ कथा वार्ता जो भी होती है, लोग कहते हैं भैया आप प्रसाद लेकर जाएंगे। मतलब ईश्वर जो आपने इतना देर प्रवचन सुना, ईश्वर की महिमा को आपने श्रवण किया, तत्पश्चात कहते हैं भैया आप प्रसाद लेकर जाएंगे। ईश्वर की कृपा या जो भोग है उसका सेवन आप भी करेंगे। और दूसरा कहते हैं ये राजप्रासाद है। तो राजप्रसाद माने राजमहल है। अब प्रसाद और प्रासाद में कितना अंतर है? आप प्रसाद को प्रासाद लिख दिए और प्रासाद को प्रसाद लिख दिए। आपने अपने हिसाब से सही लिखा लेकिन अर्थ का बिल्कुल आपने अनर्थ कर दिया, क्योंकि प्रसाद का मतलब कृपा या भोग है। जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से तो अलग चीज है। तो प्रसाद पर्यंत माने जब तक उसकी कृपा है। तो प्रसाद का मतलब कृपा या भोग हुआ और प्रासाद का मतलब महल हुआ। तो ये आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? समोच्चारित शब्दों में सूक्ष्म अंतर या भिन्नार्थक शब्द। तो ऐसी दशा में उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। आप की इंटरमीडिएट की किताब में, चाहे आप 11th के छात्र हों या 12th के, आपकी किताब में ये चैप्टर दिया गया है। आपके पुस्तक में ये चैप्टर है, आप उसको पढ़ लेंगे और जो जनरल सामान्य जानकारी थी वह आपको दी गई है। वैसे भी और आप देख लें, जैसे आपने इसको पढ़ा उसके बाद देखें तरणी होता है, तरणी और दूसरा है तरणी। तरणी और तरणी ये भी आप देख लें। उसके पश्चात अवलंब, अवलंब, दूसरा है अविलंब, अवलंब, अविलंब या अभिराम, 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 अभिराम। और आपका है तुरंग, तरंग, तुरंग, तरंग। अब आप देख लें, जैसे आपने कहा तरणी और तरणी। तरणी माने क्या होता है? सूर्य। तरणी माने क्या होता है भैया? सूर्य। तरणी माने सूर्य और तरणी माने होता है नौका। अब आप देखें तरणी और तरणी केवल एक ही मात्रा का अंतर है। अगर आप सूर्य का पर्यायवाची लिख रहे हैं और आपने बड़ी की मात्रा लगा दिया तो आपने कहा सर जी हम तो सही लिखे थे, तो आपने सूर्य कहाँ लिखा? आपने तो नौका लिख दिया। और
अवलंब अविलंब, अवलंब माने होता है सहारा, मतलब आप किस सहारा। अब अविलंब, विलंब माने होता है देर, अविलंब माने बिना देरी के, बिना देर किए या शीघ्र, कहते हैं कि अविलंब चलो, जल्दी चलो। अविराम अविराम, अविराम माने होता है सुंदर, अविराम माने होता है बिना रुके, बिना रुके यानी बिना विश्राम किए, विराम माने रुकना। तुरंग, तुरंग माने होता है घोड़ा, आप पर्यायवाची में पढ़े होंगे। और तरंग माने होता है लहर। तो ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है कक्षा 11-12 के लिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, या इन्हें हम समुच्चारित शब्दों में सूक्ष्म अंतर के नाम से जानते हैं। आपको बताया गया इन्हें भिन्नार्थक शब्द समूह भी कहते हैं। इस तरह से नारी नाड़ी है, और आरती आराती है, दसन दंसन है, और आपके तमाम शब्द हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। जलज है, जलद है, देखें बहुत महत्वपूर्ण है ये, जलज और जलद। आप पढ़े हैं जल, जल से जल जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला अर्थात कमल, और जलद जल माने जल को दबाने देने वाला हो गया बादल। ये देखिए जलज और जलद। या आप और देख सकते हैं, जैसे कहते हैं अम्बुज, अम्बुज, अम्बुधि। तो अम्ब माने होता है पानी, जल माने जल, पानी से कौन जन्म लेता है? कमल। अम्बुधि, अम्ब माने होता है पानी, धी माने धारण करना, पानी को कौन धारण करता है? समुद्र। तो इस तरह से आप पढ़ लेंगे, इन्हें समुच्चारित शब्दों में सूक्ष्म अंतर कहते हैं। आप इनका अध्ययन कर लेंगे। यदि कोई समस्या होती है तो अपनी पुस्तक का भी अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद भी कोई समस्या किसी भी शब्दों में सूक्ष्म अंतर में, समुच्चारित शब्दों में सूक्ष्म अंतर में आपको समझ में आती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो पुनः आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।